न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग ने पूरा अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूरा अनुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की बात कही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 और 12 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, देखिए मौसम को लेकर बड़ी लगातार जानकारियां आ रही हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है और लगातार मौसम ठंडा होने की वजह से अलग अलग तरीके से लोग इस मौसम से या फिर इस ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मौसम विभाग ने मौसम का पूर्व अनुमान भी देहरादून के अंदर जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश बर्फबारी। जहां तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से साफ होना शुरू हो जाएगा, तो आगे फिर साफ है मौसम। तो इस तरह की स्थिति है, तो यही कहूंगा कि जो 11 और 12 को है उसमें मौसम बदलेगा, तो उसमें थोड़ी बारिश बर्फबारी वो मिलेगी जो है, तो हाई हिल्स में या 3000 मीटर के आसपास में बर्फबारी। मानव मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद दून अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। दोनों अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि सीजनल इन्फ्लुएंजा व HMPV वायरस को लेकर अस्पताल में तैयारियां पूरी हैं। अस्पताल में 8 बेड का एक ICU आइसोलेशन वार्ड पूर्व में ही तैयार किया जा चुका है। अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक कर इस संबंध में जरूरी निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से श्वसन संक्रमण का खतरा रहता है। इसकी खोज 2001 में हुई थी। इससे संक्रमण पर सामान्य सर्दी या फ्लू के जैसे ही लक्षण होते हैं। ये सभी उम्र के लोगों पर असर डाल सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर सबसे अधिक खतरा होते हैं। कोरोना की तरह ही ये वायरस भी खांसने, छींकने, संक्रमित व्यक्ति के ज्यादा करीब आने से फैलता है। की कोई कमी नहीं है। हाँ, देखिए मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग को कोई पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक बहुत पुराना वायरस है जो जाड़ों में छोटे बच्चों में और जो बड़े लोग जिनको पुरानी बीमारियां होती हैं, स्पेशली शुगर वगैरह, उनमें होने का चांस रहता है। बहुत ही सेल्फ लिमिटिंग टाइप की बीमारी है, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग से गाइडलाइन भी जारी करी गई है, जिसमें हम लोग को मेडिकल कॉलेज होने के नाते अपनी OPD में इस तरह की व्यवस्था बनाने को कहा गया है कि जो भी मरीज जाए प्रायोरिटी पर उसका इलाज हो जाए। साथ ही कुछ बेड रिजर्व करने के लिए भी बात हुई है। तो हमारा हमेशा से फ्लू और इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे 2 वार्ड इसमें निश्चित हैं, जिसमें कुछ एडल्ट और कुछ बच्चों के लिए निर्धारित हैं। साथ ही कोई भी जांच की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और इसमें हमारी जो डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग, वो सब हमारी हमेशा जारी रहती है। तो हम लोग पूरी तरह अलर्ट और इसके लिए तैयार हैं। और बाकी आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जनरल पब्लिक के लिए भी इसमें गाइडलाइन दी गई हैं, जिसमें जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो बहुत ध्यान रखें। छींकते और खांसते समय हम लोग टिश्यू का इस्तेमाल करें, उस टिश्यू को फिर बाद में डिस्कार्ड कर दें। हाथ मिलाने से परहेज करें। तो जो हमने कोविड में देखा है, मास्क, डिस्टेंसिंग और एक बार हाथ धोना, यही चीजें यहाँ भी इस वायरल बीमारी में काम में आएंगे। लेकिन किसी को भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही एक माइल्ड बीमारी है और अपना सेल्फ लिमिटिंग भी है, और ऐसे में हम लोग भी पूरी तरह तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रदेश को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद राष्ट्रीय खेलों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी के जनपद मुख्यालय पहुंचने पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई एवं पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों के प्रति लोगों को जोड़ने एवं प्रेरित करने के लिए तहसील परिसर से जिलाधिकारी ने विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही प्रचार रथ का अनावरण भी किया।
मशाल, तेजस्विनी एवं शुभंकर मौली के साथ लोगों के द्वारा फोटो एवं सेल्फियां भी खींची। रैली में देवभूमि बनेगी खेल भूमि व संकल्प से शिखर तक स्लोगनों आदि नारों से पूरा बागेश्वर गूंजा। स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक परिधानों में रैली में प्रतिभाग किया। तो कोई को भेज दो बीच में इनके राज्य के उत्तराखंड में हो रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत अच्छा अवसर है। हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको भी ऐसा मंच मिल रहा है, राष्ट्रीय पदक का मंच मिल रहा है। इसी के क्रम में एक रैली यहाँ पर रखी गई है जिसमें मशाल है, हमारे रिले का सेंटर है, वो भी साथ साथ चल रहा है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल्चरल एक्टिविटीज भी इसमें रखी गई है, उनके साथ साथ चल रहे हैं। हम सभी को जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सभी को बताइए और आशा कभी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट और अच्छे से अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल जो हमारे उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। यहाँ पर जो मशाल आई वो कल हम लोगों ने हैंड ओवर करी है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद ये मशाल रैली हमारे गरुड़ से यहाँ वापस बागेश्वर आई और बागेश्वर से हम इनको कल एयरपोर्ट में या ग्वालियर में हम इसको वहाँ चमोली में हैंड ओवर करेंगे। बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ है मौली का और हमारे मशाल तेजस्विनी मशाल का। यहाँ पे सारे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि सभी लोग फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो बहुत अच्छा। उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय गुंजाल को उनकी सेवाओं के लिए ताम्र पत्र से सम्मानित किया गया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय गुंजाल विभिन्न जनपदों और रेंज में सेवा के उपरांत हरिद्वार पूर्ण कुंभ मेला का सफल आयोजन कर चुके हैं। संजय गुंजाल को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक, संयुक्त राष्ट्र और राज्य अतिविशिष्ट सेवा जैसे विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है। आईटीबीपी के रूप में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के दृष्टिगत उन्हें डीजी आईटीबीपी ने इंसिग्निया गोल्ड डिस्क से भी सम्मानित किया है। आईटीबीपी में अति कठिन क्षेत्रों में तैनाती के दौरान उनकी असाधारण सेवा के दृष्टिगत उनको विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। आईटीबीपी के रेजिंग डे पैरेड के दिन भुवनेश्वर, ओडिशा में गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय के द्वारा अलंकृत किया गया है। देहरादून शहर की साफ सफाई की व्यवस्था का नगर आयुक्त नबाबी बंसल ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने नदी के किनारे कूड़े इकट्ठे देखकर कूड़ा निस्तारण करने वाली कंपनी के कर्मचारियों को फटकार लगाई है और नियमित रूप से कूड़ा न उठाने पर कंपनी के खिलाफ भारी जुर्माना भी लगाया है। साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चूना भट्टा के पास भी सफाई व्यवस्था न मिलने पर कर्मचारियों को नगर आयुक्त ने फटकार लगाई है और गाड़ियां नियमित रूप से आ सके उसके निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त नबाबी बंसल ने बताया कि वह पिछले दिनों से लगातार नगर निगम के टोल फ्री नंबर शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद निरीक्षण किया गया और कई जगहों पर गंदगी देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है। व्हीकल चलाने के लिए दिखाने के लिए रूट कवर हो गया, हम नहीं पे कर रहे हैं तो इधर चमोली जिले में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया है कि प्रशासन के द्वारा आगामी 23 जनवरी को होने वाले मतदान की तैयारी शुरू कर दी गई है। पोलिंग पार्टियों को प्रथम बार का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही चुनाव संबंधी सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद की जा रही है। निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया, नाम वापसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब पोस्टल बैलेट की हमारी प्रूफ रीडिंग होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग चालू है और हमारी टीम जिनके नोडल मुख्य कृषि अधिकारी हैं वो भी प्रिंटिंग प्रेस में गए हुए हैं और कल तक पोस्टल बैलेट भी हमारे यहाँ आ जाएंगे और स्ट्रांग रूम जो हमारा बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में स्थापित होना है वहाँ भी अब कार्यवाही 2-4 दिन में PWD विभाग स्टार्ट कर देगा। और ट्रेनिंग जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनका एक राउंड पूरा हो चुका है और अब सेकेंड राउंड में एक और हम ट्रेनिंग करवाएंगे पोलिंग पार्टीज की और आशा है कि चुनाव हमारा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो।
चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कड़ाके की ठंड में मानव जीवन हो या वन्य जीव हो, हर कोई बेहाल है, लेकिन कुछ वन्य जीव ऐसे भी हैं जो इस मौसम में बहुत घातक हो जाते हैं। बाघ और गुलदार जैसे जानवरों का इस समय बीटिंग टाइम होता है, जिस कारण इस मौसम में बाघ और गुलदार जैसे जानवर ज्यादा घातक हो जाते हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग के फांटो और पतरामपुर रेंज में इन दिनों गुलदार और बाघ जैसे जानवरों की आवाजाही बढ़ रही है। वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर धर्मानंद सुनाल ने बताया है कि इस समय वन विभाग द्वारा इन वन्य जीवों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इस समय टाइगर प्रेग्नेंट रहती है और क्षेत्र में वह कहीं दिखाई देती है तो विभाग को उसकी विशेष निगरानी रखनी पड़ती है। इस जगह पर कैमरा ट्रैप लगाकर या सघन गश्त कर ध्यान रखा जाता है। आसपास रह रहे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जाता है। इस समय जैसा कि देखने को मिला है जगह जगह कि इस समय जो है 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इस समय जो है टाइगर जो है वो प्रेगनेंट रहती है, तो मतलब इस समय जो है जैसे भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो अगर उस क्षेत्र में अगर टाइगर कॉल कर रही है या वो आ रही है तो हमें उस जगह पर विशेष निगरानी रखनी होती है। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, कैमरा ट्रैप लगा के या अपना सघन गश्त करके चाकू को सचेत करे रहते हैं, तो वो ध्यान रखे रहते हैं। और तथा जो भी उसके आसपास के लोग जो हैं उनको विशेष सतर्कता बरतने कहा जाता है कि इस एरिया में ना जाने पड़ता है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग के द्वारा विकासनगर में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 2 परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा 2 पहिया वाहन चालक के लाइसेंस चेक किए गए और बिना हेलमेट चला रहे बाइक सवारों के चालान काटे गए। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। ये तो जो है वाहन संबंधी जिन पे बरपत्र नहीं है या ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। सर लगभग कितनी गाड़ी सीज हुई है और कितने का चालान हुई है कार्रवाई? अभी तक तो सीज जो है 1 गाड़ी हो पाई है, वो जो है टेम्पो ट्रैवल हुआ है, और 5 गाड़ियों की चालान। जो चालानी कार्रवाई किस किस पे हो रही सर? ये सब जो है चालान जो है अलग अलग डिफरेंस से जो है, जैसे लाइसेंस का हो गया, अभी जो जैसे हेलमेट वाले हैं और टैक्स वाले। विकासनगर के ग्राम बेटनबाग में मोबाइल टावर कंपनी के द्वारा एक टावर लगाया जा रहा है, जिसका वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि मोबाइल टावर लगने से कई तरह की बीमारियों से उनका क्षेत्र ग्रसित होगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने इसके विरुद्ध में शिकायत भी की है। देखिए, अरुण कुमार जी ने ये यहाँ पे एक टावर लग रहा है, जिसपे विरोध किया है कि ये टावर यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, है ना। ग्रामीण इलाका है, लोग रहते हैं, फसल है, जानवर है, कई चीजें हैं। अब इसमें इन्होंने प्रशासन को लिख के दिया है, तो इसमें इन्होंने पटवारी की आदेश मांगे हैं, है ना। तो इसमें अब देखिए अग्रिम कार्रवाई तभी यहाँ पे शुरू की जाएगी कि जब यहाँ पर पटवारी आकर अपने निर्देश सुनाएंगे कि इसमें काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और कोर्ट के आदेश। सर उनके जो कार्य हो रहा था और इन्होंने रुकवाया, क्या फिर? जैसे देखो ऐसा है कि अब इन्होंने अपना कार्य रुकवाया है, इसमें क्या प्रशासन का आदेश है वही इसके बारे में सही निर्णय दे सकते हैं। और कार्य करते हैं तो फिर कार्य करते हैं तो देखो इसमें अब जो इन्होंने आदेश लिखे हैं उसके ऊपर पटवारी जी करेंगे कार्रवाई की। आपने जब आदेश लिखा हुआ था कि जब तक हमारे आदेश नहीं होते हैं तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। क्या मानते हैं इससे कुछ भी हो सकता है टावर लगने से? देखिए इसका तो निर्णय जो भी है साइंटिफिक रीजन से वो तो कोर्ट ही बता पाएगा। ये दरअसल में क्या हुआ है कि मेरा घर है यहाँ पास में बगल में, और मेरे घर के बगल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। किस चीज का मोबाइल टावर है? ये शायद ये बता रहे हैं वीआई का, वोडाफोन का मोबाइल टावर लगा रहे हैं। अच्छा, क्या परेशानी होगी इससे? जी, इससे मेरे को आशंका है गंभीर बीमारियों की। मैंने सुना है कैंसर वगैरह भी इससे होता है, तो मैंने इस पर आपत्ति दर्ज करी है आपने? हाँ, तहसीलदार के माध्यम से। लगभग कितना परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर लगभग 30-40 परिवार तो मेरे बिल्कुल पास गली के आसपास। सबको दिक्कत है? सबको दिक्कत है, साइन किया हुआ है सबने। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल को अब तक का सबसे विफल कार्यकाल बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि करण बाहरा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।
प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस में इस्तीफों की बाढ़ लगी है और अपनी इस विफलता पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल अब तक के प्रदेश अध्यक्षों में बहुत अच्छा रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मैंगलोर जैसे विधानसभा उपचुनाव जीते हैं। करण माहरा ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि एक इतिहास रच गया है कांग्रेस ने। जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण मेहरा जी ने कुर्सी संभाली थी उस दिन से लेकर के आज तक इस्तीफों की जैसे एक झड़ी सी लग गई है। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक हो चुका है कांग्रेस के अंदर जिस दिन से वो अध्यक्ष बने हैं और कांग्रेस उस पर मंथन करने की बजाय दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि अगर अध्यक्ष का फेलियर है ये और अध्यक्ष को देखना चाहिए इसमें उनकी कमियों के कारण उनकी क्या क्या ऐसी कमियां रही है जिनके कारण लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कार्यकाल में इतने इस्तीफे हो रहे हैं, इतने दिग्गज और इतने सीनियर लोग अगर छोड़कर जा रहे हैं तो ये प्रदेश अध्यक्ष का फेलियर है, ये उनके शीर्ष नेतृत्व का फेलियर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे, उनकी भावनाओं के अनुरूप कोई फैसले नहीं ले पा रहे। तो अध्यक्ष का तो गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए। जिनके कार्यकाल में इतने अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं, मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में इतने इस्तीफे बम्पर तरीके से हुए होंगे जितने करण मेहरा जी की अध्यक्षता में ये इस्तीफे हुए हैं और लोगों ने पार्टी छोड़ी और दूसरी दलों को ज्वाइन करा। तो मुझे लगता है कि ये उनका फेलियर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पदों से। कि जिस तरह से समाज में हुआस हो रहा है वैसे ही राजनीति के अंदर भी बहुत डिजिटेशन देखने को मिल रहा है। लोगों का लालच उनके सर चढ़कर बोल रहा है और ये केवल उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। जिस तरफ सत्ता है, पावर है, पैसा है, धंधा है, उस तरफ लोगों का आवागमन साफ देखा जा सकता है। ऐसे में माननीय करण महाराज जी का कार्यकाल अगर आप देखें तो उन्होंने तो सारी जो है पुरानी जो एक चली आ रही थी रीति उसको तोड़ते हुए बाई इलेक्शंस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी दल ने विजय प्राप्त की हो और सत्तारूढ़ दल ही जो है उपचुनाव जीतते आ रहे थे। माननीय करण महाराज जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने मंगलौर और बद्रीनाथ इनकी नाक के नीचे से हम ले गए, इनके जबड़े से खींच कर ले गए। और वो बद्रीनाथ जहाँ की 99% हिंदू आबादी है और सबसे बड़ी हिंदुत्व की झंडा बरदार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में देखे कि उन्होंने चाहे जीत भले ही दर्ज कराई हो विधानसभा में या लोकसभा में, लेकिन उत्तराखंड को किस गर्त में वो ले गए हैं। आज हर पैमाने में हम जो है अग्रणी राज्य बन रहे हैं, चाहे वो महिला अपराध का क्षेत्र हो, चाहे वो वनाग्नि का क्षेत्र हो। सर्वाधिक वनाग्नि वाला राज्य हम बन चुके हैं पूरे देश के अंदर, सर्वाधिक महिला अपराध वाला राज्य हम बन चुके हैं। दिन दहाड़े हत्या और लूट और डकैती हो रही है। आप देखिए कि सड़क की स्थिति क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, हमारी बेरोजगारी दर पूरे। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जागरूकता अभियान अगले 3 दिनों तक शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में परमाधिकार कार्यकर्ता व अधिकार मित्रों के माध्यम से पूरे जिले में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में शिविर, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी और जागरूकता रैलियों के माध्यम से आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के पहले दिन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून सीमा डूंगराकोटी और उनकी टीम ने राजपुर रोड पर एनएसएस की छात्राओं के साथ साइबर सुरक्षा अभियान पर रैली निकालते हुए समाज को जागरूक करने का काम किया। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज से 3 दिन के लिए साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान 6, 7 और 8 जनवरी को देहरादून जिले के ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, शहरी इलाकों में हर जगह पर चलेगा। और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और हमारे जितने भी पराविधिक कार्यकर्ता गण हैं, ये साइबर अपराध के बारे में और डिजिटल अरेस्ट और जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है,
इसके संबंध में जनता को जागरूक करेंगे और नुक्कड़ नाटक, टॉक शो, रेडियो शो सबके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगले 3 दिन तक ये अभियान। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर से सनातन धर्म पैदल शोभा यात्रा शुरू हो गई है। 7 जनवरी से 7 फरवरी तक यात्री विभिन्न पड़ाव से होकर करीब 600 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। यात्रा संयोजक मोहन चंद्र भट्ट उर्फ लाल बाबा महामंडलेश्वर सप्तऋषि अखाड़ा ने बताया है कि सनातन धर्म जागरण के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। अलग अलग पड़ाव में अलग अलग यात्री यात्रा में शामिल होंगे। बद्रीनाथ धाम से पहुंचे कमलेश डिमरी, गोपाल बाबा, दयानंद सरस्वती आदि लोग यात्रा के अंतिम पड़ाव तक साथ रहेंगे। जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यात्री रवाना हुए हैं। यात्रा के शुभारंभ पर भारी संख्या में कुमाऊनी परिधान में सजी महिलाएं कलश यात्रा के साथ शामिल हुई। जागेश्वर धाम से नैनीतालिनी तीर्थ सीतापुर तक जाएगी। ये यात्रा आज 7 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी इसका अंतिम पड़ाव का दिन होगा। विभिन्न पड़ाव में होते हुए प्रत्येक दिन ये गुजरेगी और इसमें 100 से 150, 200 समय के साथ साथ और जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे श्रद्धालुओं के साथ साथ ये यात्रा बढ़ती जाएगी। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि सनातन में जागरण आए और सनातन का पुनर्जागरण हो और जागेश्वर धाम का व्यापक प्रचार प्रसार हो और सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लोग आगे आए, लोगों के अंदर पुनर्जागरण पैदा हो। ये यात्रा जागेश्वर धाम जी से पैदल चल करके भिन्न भिन्न पड़ावों पे है। ये नैनीताल हो गया, ये आगे को, और 1 महीने तक हमारा ये यात्रा पैदल यात्रा चलेगी। सुख के चौके हम साथ का उद्देश्य, यात्रा का उद्देश्य तो सनातन के प्रति है कि हमारा सनातन धर्म जो ये परंपराएं हैं इसको मान के चले, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। हिंदू धर्म के प्रति है। उत्तराखंड के 7 बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।